के अंदर आई है, बहुत ही कम परसेंटेज है। इसी तरह से इन्हीं जैसे ये टिश्यूज है जहाँ पे ये CO2 बनी है, ये CO2 जैसे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, वो क्या बनेगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इस सूरत में भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट की फॉर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। कैसे, यही कार्बन डाइऑक्साइड जब आरबीसी के अंदर एंटर होती है तो ये गोल दायरा जो है ये आरबीसी को शो करता है, रेड ब्लड कार्पसल को शो करता है, एरेथ्रोसाइट को शो करता है। तो आरबीसी जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, CAH का मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये ब्रेक हो जाएगा वापस किसमें, बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयंस में, बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयन में। तो इसी तरह से ये जो बाइकार्बोनेट्स की सूरत में ये ट्रांसपोर्ट होती रहेगी, होती रहेगी। जो मेजर प्रोपोर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का इन बाइकार्बोनेट्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। देन बाइकार्बोनेट्स जो किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ लंग्स और अल्वियोलाई लेवल पे, जैसे ये ब्लड था इसमें जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा है, या इन द फॉर्म ऑफ जैसे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है, या इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स है। बाइकार्बोनेट्स है तो अगेन ये बाइकार्बोनेट्स क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट्स जैसे आपको पता है अनस्टेबल और रिवर्सेबल रिएक्शन भी है। यही बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयंस आपस में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और कार्बोनिक एसिड अगेन ब्रेक्स किसमें, वाटर एंड CO2, जैसे ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो इस तरह से CO2 एंड H2, तो यही CO2 जो है इस ब्लड से निकल के अल्वियोलस, और अल्वियोलस से देन जो है यकीनन जो है एटमॉस्फेयर में यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये जो है गैस ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म है। प्लस में जो परसेंटेज है, जैसे स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि काफी बुक में जो ये फिगर है, मैंने 4-5 मरतबा इससे भी ज्यादा बार बताया कि डिफरेंट बुक्स के अंदर जो है उसका जो परसेंटेज है वो वेरिएबल है, वेरिएशन है, चेंजेस है कि इस बुक को पढ़े, इस बुक को पढ़े, इस बुक को पढ़े। तो एक बात जो वेरी क्लियर है कि जैसे अगर आप एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, या अगर आप सिद्ध टेक्स्ट बुक है उस हवाले से अगर प्रोविंस की जैसे कोई टेस्टिंग सर्विस होती है, यकीनन तो प्रोविंशियल बुक्स हैं या हर सूबे की हैं, वही उसको फॉलो करते हैं, तो उसकी फिगर वही देंगे, कोई दूसरी नहीं देंगे। और खास तौर पे जैसे आजकल जैसे PMC का सिलेबस चल रहा है, तो उसमें अक्सर जो ये फिगर्स हैं, मैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से बात करूंगा तो उसमें जो है NTB बुक को ज्यादा फोकस किया जाता है। NTB नेशनल टेक्स्ट बुक है, तो इसकी जो फिगर्स है हमें याद होनी चाहिए। बट एक और भी इससे भी ब्रॉडर एक आपके लिए जो इसमें समझने की बात है, ब्रॉडर सेंस ये है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट बुक्स के अंदर जो डिफरेंट फिगर्स हैं सारी एक साथ नहीं आएंगी, ऐसा सवाल बनता ही नहीं, ऐसे सवाल ही नहीं बनेंगे जो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से जो फिगर्स हैं उनमें जो नंबर है उनमें डिस्टर्ब करेंगे, ये होगा ये होगा ये होगा। थोड़ा सा आप इस तरह से माइंड को जरा थोड़ा क्लियर करें, और जो बुक्स में पॉइंट्स हैं उनको जहन में रखें, और ऐसा क्वेश्चन होपफुली कि ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट वैल्यूज हैं, मुश्किल से ही ऐसे आते हैं। ठीक है, तो आप अपनी इस तरह से जो है अंडरस्टैंडिंग कर लें कि इनको किस तरह से याद करना है। ठीक है, तो बहरहाल अब हम और भी मैकेनिज्म, एक और मैकेनिज्म है इसके अंदर, जैसे क्लोराइड शिफ्ट के नाम से। क्लोराइड शिफ्ट की मीनिंग है कि आरबीसी के अंदर एक खास किस्म के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जिसमें क्या होता है कि जैसे बाइकार्बोनेट्स जिनपे जैसे नेगेटिव आयंस हैं और हाइड्रोजन आयंस जिनपे पॉजिटिव आयंस हैं। इसी तरह से आपको पता है कि ये जो प्लाज्मा पोर्शन है, बाहर का जो कलर है जैसे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ब्लड का, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर कई आयंस मौजूद होते हैं, सोडियम होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, ये सब जो है मौजूद होते हैं। सोडियम आयंस आर देयर, क्लोराइड आयंस आर देयर, ये सब चीजें मौजूद होती है किसमें, प्लाज्मा के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स, इन्हें हम कहते हैं जनरली कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की सूरत में सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड ये मौजूद होते हैं। जिस वक्त भी जैसे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है, अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से पीएच जो है लो हो जाता है, ब्लड का पीएच जो है एसिडिक हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ आरबीसी के अंदर एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, इसी प्रोटीन के जरिए इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है कि क्लोरीन को ये अंदर शिफ्ट करता है, और जिस तरह से क्लोरीन को, और सिमिलरली जैसे
बाइकार्बोनेट्स है इनको बाहर भेज देता है। तो रिजल्ट क्या होगी कि जैसे क्लोरीन जैसे अंदर आएंगे और बाइकार्बोनेट बाहर जाएंगे। इसी तरह से क्लोरीन अंदर आने के बाद जैसे पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, और जब ये बाइकार्बोनेट्स बाहर आ जाएंगे तो बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ मिलके प्लाज्मा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और इस अमल को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड का पीएच है वो भी मेंटेन होता है। ब्लड का पीएच एक और तरह से भी मेंटेन होता है, वो किस तरह से, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि जब भी जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो ये किसके साथ बाइंड होंगे, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन आ रही है किसके साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये हाइड्रोजन आयन जो है इसके साथ मिलके हीमोग्लोबिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन नहीं ये डिसोसिएट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ऑक्सीजन देन डिफ्यूज हो जाएगी किसके साथ, सेल्स के साथ डिफ्यूज हो जाएगी। तो इस तरह से भी ब्लड का पीएच है वो भी रेगुलेट होता है या मेंटेन होता है। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल है और हीमोग्लोबिन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम थोड़ा सा क्लोराइड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे, और कल की जो हमने पॉइंट्स जो पढ़ी थी उनको दोबारा से देखते हैं, बिकॉज कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को जो टॉपिक होता है एकदम जैसे फर्स्ट रीडिंग में आपको यकीनन नहीं समझ में आएगा, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो यकीनन समझ में आ जाएगा। तो एज अ बाइकार्बोनेट्स जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है किस सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। जैसे आपको याद है हमने कल भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है, मेनी टाइम टेस्ट में भी आ चुका है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है, ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे बनते हैं आपको पता है, CO2 प्लस H2O, जिसकी वजह से H2CO3 यानी जैसे कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड सोन जो है इसमें ब्रेक होता है HCO3 बाइकार्बोनेट्स प्लस H आयंस। तो इस तरह से जो है ये बाइकार्बोनेट की सूरत में जो ट्रांसपोर्ट होती है। तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड एंड एंटर्स इनटू द आरबीसी देन कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जैसे आरबीसी के अंदर वाटर भी होता है, उसके साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके रिजल्ट में कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो अनस्टेबल कंपाउंड है, और इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से ये बाइकार्बोनेट्स बने और प्लस में हाइड्रोजन आयन बने। तो इस तरह से जो है बाइकार्बोनेट्स की सूरत में 70% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस द एसिडिटी, क्लोराइड शिफ्ट जो से पीएच है ब्लड का, सॉरी increase the acidity of the blood, it leads to the increase in pH increase। इसी तरह से दिस डज नॉट अकर हीमोग्लोबिन बफर्स हाइड्रोजन फॉर्म, तो हाइड्रोजन बनी है उसको हीमोग्लोबिन बफर करना। थोड़ी देर पहले हमने जैसे पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल HCO3 एंड हाइड्रोजन आयंस अगर ज्यादा होते हैं तो अब ये हीमोग्लोबिन का काम है। कैसे हीमोग्लोबिन के साथ ये हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो बनेगा हीमोग्लोबिनिक एसिड, और यहाँ से ऑक्सीजन भी इससे डिसोसिएट हो जाएगी और ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाएगी। हाइड्रोजन आयन readily dissociate with the oxyhemoglobin to form hemoglobinic acid and oxygen is released into the tissues। इस तरह से ऑक्सीजन भी टिश्यूज के अंदर जो रिलीज हो जाती है, ये हीमोग्लोबिनिक एसिड है। कल हमने ये सारी पॉइंट्स पढ़ी थी। इसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं कि फ्रॉम इनसाइड ऑफ एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है, नेगेटिवली चार्ज आयंस डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा। This is balanced by the diffusion of the chloride ions. Chloride ions in the opposite direction. This is achieved by bicarbonate chloride carrier protein, और ये आरबीसीज की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ऐसा प्रोटीन कैरियर प्रोटीन आरबीसीज की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। जैसे बाइकार्बोनेट्स बाहर जाएंगे और जैसे क्लोराइड आयंस जो है, क्लोराइड आयंस जो अंदर आते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्लोराइड शिफ्ट। इसे कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट। Protein moves two ions in the opposite direction and maintaining the balance of ions on the either side, and this is called the chloride shift or Hamburger phenomena। Hamburger phenomena केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत यकीनन पढ़ा होगा। The chloride that enters the RBCs combine with the E point, आपको ये दो लाइन्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखनी है। किस तरह से क्लोराइड आयन जो होते हैं, क्लोराइड आयन जो पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम क्लोराइड बनाएंगे, वेयरएस बाइकार्बोनेट्स किसके अंदर, ये पोटेशियम क्लोराइड आरबीसीज के अंदर बनेगा, आरबीसीज के अंदर। इसी तरह से
जो बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर इंटर हुए तो उसमें यकीनन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनेंगे वो प्लाज्मा के अंदर। ये हमारे एनटीपी बुक के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करेंगे क्लोराइड शिफ्ट के हवाले से। और इस तरह से पीएच जो मेंटेन होता है, ब्लड का पीएच है 7.4। इसी तरह से हम एक इलस्ट्रेशन भी यहाँ पे देखते हैं कि जैसे क्लोराइड आयंस जैसे अंदर दाखिल हुए और जैसे ये बाइकार्बोनेट्स बाहर हुए प्लाज्मा में, ये येलो कलरेशन जो है प्लाज्मा की है, ब्लड की प्लाज्मा की है, और ये जो है आरबीसी है। तो इस प्लाज्मा के अंदर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं और क्लोराइड आयंस जैसे अंदर जाएंगे तो यकीनन पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बनेगी, पोटेशियम क्लोराइड बनेगी, पोटेशियम क्लोराइड बनेंगे। और इस फिनोमेना को हम कहेंगे जैसे क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर जो है फिनोमेना है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ चार्ज इन आरबीसी व्हेन द नेगेटिवली चार्ज्ड बाइकार्बोनेट molecule move out of the RBCs into the plasma, so assist in the pH buffering of the blood। ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन करना है। जैसे एक ब्लड का पीएच जैसे हाइड्रोजन आयन जो है ज्यादा हो रहे थे वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिनिक एसिड बना रहे हैं, प्लस में जैसे जिस तरह से नेगेटिवली चार्ज जैसे बाइकार्बोनेट्स है वो भी अगर ज्यादा हो जाए तभी पीएच में चेंज हो जाती है। तो इस वजह से ये बाहर जाएंगे, आरबीसी से बाहर जाएंगे, प्लाज्मा में जाएंगे, प्लाज्मा में जाके सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, प्लाज्मा में जाएंगे मींस आरबीसी से बाहर निकल के प्लाज्मा में यकीनन वहां पे आरबीसी के अंदर एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो क्लोराइड आयंस पे नेगेटिव क्लोराइड आयंस जिनको अंदर ले आता है और जैसे सोडियम आयंस है उनको सारी बाइकार्बोनेट्स है उनको जो जिससे बाहर ले जाते हैं। तो इस तरह से नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस एंटर इनटू द आरबीसी through a special integral protein of the RBC membrane make as the chloride transporter। और ये फिनोमेना जिसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं और हैमबर्गर शिफ्ट कहते हैं, पर्सन की इस डच था फिजियोलॉजिस्ट फला इस वजह से क्लोराइड शिफ्ट नेम आया, क्लोराइड शिफ्ट आया। इसी तरह से जैसे अगेन और इलस्ट्रेशन में देखें जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइकार्बोनेट्स हैं और ये क्लोराइड आयंस हैं। क्लोराइड आयंस जैसे इस ये जो आरबीसी है, ये जो पूरी जो मेम्ब्रेन है ये स्ट्रक्चर है, ये आरबीसी की है, इसके अंदर जैसे एक खास किस्म की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मौजूद है। क्लोराइड आयन अंदर आते हैं और ये बाइकार्बोनेट्स बाहर जाते हैं, क्लोराइड आयंस अंदर आते हैं, बाइकार्बोनेट बाहर जाते हैं। और इसी तरह से बाइकार्बोनेट्स जो है कभी भी जैसे जाहिर है पीएच को मेंटेन करना होता है, बाइकार्बोनेट अंदर भी आते हैं और क्लोराइड आयन बाहर भी जाते हैं। वो किसके जरिए, ये खास किस्म का एक प्रोटीन है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन है या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, इसके जरिए जैसे ये काम होता है। ठीक है, तो फिनोमेना जो हमारे टेक्स्ट बुक में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के हवाले से। एनटीपी बुक में पेज नंबर 13 पे आप आएंगे, बस 13 पेज पे आए। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अगेन देखिए केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। शायद कोई एक पर्सन है जिसका एक लॉ भी है, शायद डाल्टन्स लॉ होगा, शायद डाल्टन्स लॉ थी। ठीक है, यासिन साहब डाल्टन्स लॉ है, कौन सा लॉ है? स्टूडेंट्स क्या बता रहे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो इसमें जैसे इसका भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप देखें एयर जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब भी जैसे लंग्स और अल्वियोलाई के अंदर आती है तो उसमें आपको पता है कि इसमें तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। लाइक होता क्या है फिनोमेना तो यही होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड में शामिल होती है। इसी तरह से अगर आप देखें अल्वियोलस की तरफ जो आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा होती है। और भी जैसे गैसेस और कंपोनेंट है बट ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली कंसंट्रेशन जैसे यहाँ पे जो हायर है वो वहां से निकल के अल्वियोलस तक आती है। तो ये दोनों डिपेंड करते हैं पार्शियल प्रेशर पे। तो पार्शियल प्रेशर अब कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यूज देन इन द ब्लड, सो इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। हियर इट रिएक्ट विद द वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज अ बाइकार्बोनेट। जैसे आप देखिए ना जिस सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल जिस सेल के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर पॉइंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यूज। जैसे टिश्यूज है यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, आगे इनकी एक फिगर भी होगी, इसमें पार्शियल प्रेशर जो है वो हायर है। तो देन ये यहाँ से निकल के हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर किसमें था?
ब्लड के अंदर था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो यही, और ब्लड में जब शामिल होगी तो जाहिर है CO2 प्लस H2O, कार्बोनिक एसिड के बाद देन जो है ब्रेक होता है किसमें, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन में। बाइकार्बोनेट आयन के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे जो ट्रांसफर, बट वहां भी लंग्स में क्या है, प्रोसेस इज रिवर्स। इस तरह से बाइकार्बोनेट आयंस कंबाइन विद द हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बाइकार्बोनेट देन जो है वाटर के साथ मिलके रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो देन वापस हाइड्रोजन आयन के साथ बाइकार्बोनेट मिलके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है, शायद हमारे बुक वगैरह में नहीं है, कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच काइंड विल डिफ्यूज डाउन एंड ग्रेडिएंट ऑफ इट्स ओन पार्शियल फ्लूइड। ईच काइंड की मीनिंग होती है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है सेल्स के अंदर जहाँ पे प्रोड्यूस हुई हायर कंसंट्रेशन है, ये यहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड के अंदर शामिल होती है। कैसे, जिस तरह से एक ऑक्सीजन का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जिससे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ऑक्सीजन का, किस तरह से जैसे एयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा रिच कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन की लेवल कम है, तो ब्लड में ऑक्सीजन किस तरह से आती है, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक तो जैसे हमने जनरली पढ़ा है कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट मस्ट बी मेंटेन, तो इसी तरह से ये भी इस तरह से ऑक्सीजन मूव्स आउट ऑफ द ऑक्सीजन रिच ब्लड इनटू द टिश्यू सेल्स एंड डिफ्यूजेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर पार्शियल प्रेशर। उसके बाद ये ब्लड के जरिए यकीनन जब टिश्यूज में जाते हैं, जैसे ब्लड से टिश्यूज में जाते हैं, तो ये ऐसा ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वहां से ऑक्सीजन निकल के देन किस में आएगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो ये टिश्यूज में आएगी, तो यहाँ का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ब्लड का, उसमें जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर कम है। इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं यही सेम पॉइंट, ऑक्सीजन मूव्स आउट ऑफ द ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन सा, जैसे ये अल्वियोलस से देन कैपिलरीज, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हुआ, एंड डिफ्यूजेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर पार्शियल प्रेशर। सेम इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिश्यूज टू द ब्लड। कैसे, जैसे ये सेल्स या टिश्यूज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी है हायर कंसंट्रेशन में है, ये यहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड में शामिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ का पार्शियल प्रेशर जो ज्यादा है और ब्लड में कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यकीनन जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के देन जो है लाइक जो ब्लड में आती है। तो पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज ए कंटेनर फिल्ड विद more than one gas and each gas exert pressure. The pressure of any one gas within the container is called as the partial pressure. Container की मीनिंग क्या है, जैसे ये सेल्स हैं तो उसके अंदर काफी सारी गैसेस, या जिस तरह से अल्वियोलस है इसके अंदर भी जैसे गैसेस हैं, तो डिफरेंट गैसेस है, हर एक गैस का देन अलग अलग, जैसे कंटेनर फिल्ड विद मोर देन वन गैस एंड ईच गैस, हर एक गैस का एक प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में भी आते हैं जिसमें हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर किस तरह से वर्क करता है। पार्शियल प्रेशर about 23% of carbon dioxide is carried in the carboxyhemoglobin and combined with when the partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन द टिश्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी टिश्यूज है और यहाँ पे इन टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है तकरीबन 40 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी होता है, ये हायर होता है, और ये जो ब्लड है कैपिलरीज में यहाँ पे जो है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये टिश्यू से ब्लड में शामिल हो जाती है, टिश्यू से ब्लड में शामिल हो जाती है। ठीक है, when the partial pressure of carbon dioxide higher in tissues then the blood formation of carboxyhemoglobin occurs। इसी तरह से when the partial pressure of carbon dioxide higher in the blood then in the tissues, ये कहाँ पे होगा, यकीनन जैसे ये जो ब्लड है ये अल्वियोलस है, ये जो पार्ट है इस सेक्शन को हम कहते हैं ये अल्वियोलस सेक्शन है। तो इस सेक्शन के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे when the partial pressure of carbon dioxide is higher in the blood than in the tissues in case of lungs, carboxyhemoglobin releases CO2। उसके बाद जो कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन है ये CO2 रिलीज करता है और इस तरह से अल्वियोलस के अंदर जाती है। तो सेम इसी तरह से
जो ये अल्व्यूलर एयर है, इसके अंदर जो अल्व्यूलर एयर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी, यहाँ पे ज्यादा होता है। और ब्लड है उसमें जैसे पार्शियल प्रेशर जैसे उसका यकीनन जैसे कम होता है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में इस तरह से फिनोमेना। बट हमारे बुक के अंदर इतनी पॉइंट्स ज्यादा नहीं है, हम सिर्फ जैसे जो टेक्स्ट बुक के हवाले से कुछ एक पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, काफी दिन हो गए, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म नहीं होगा आज के दिन में, यकीनन खत्म भी होगा, नेक्स्ट आगे भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट आते हैं 84 पेज पे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। पिगमेंट लफ्ज की मीनिंग की होती है जैसे कलरिंग मैटर, कलर्ड मैटर, मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर। तो आपको पता है कि जैसे हीमोग्लोबिन है, जैसे हम जनरली कहते हैं ब्लड इज रेड, ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड का कलर जो रेड होता है वाई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसी क्या खास बात है, जैसे एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। पिगमेंट किसे कहते हैं, कलर्ड मॉलिक्यूल और कलरिंग जो मैटर होता है उसे हम कहते हैं पिगमेंट कहते हैं। तो विच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है बाय बाइंडिंग रिवर्सेबल टू ऑक्सीजन। रिवर्सेबल कैसे, Hb+4O2, तो HbO4 और यही HbO4 जो है वापस जो है रिवर्सेबल, यानी किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ जैसे टिश्यू से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। ऑल नॉन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कंटेन कलर्ड नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट हीम इन द हीमोग्लोबिन। जैसे हीम जो है हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पार्ट होता है, वो जो है पिगमेंट कंटेनिंग कलर्ड नॉन प्रोटीन पार्ट। जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर 4 जो प्रोटीन की चेन होती है, ग्लोबिन की चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, हर एक के सेंटर के अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट और नॉन पोर्शन प्रोटीन, जिसके अंदर जैसे हम हीम कहते हैं, और हीम के अंदर जैसे आयरन होता है, Fe आयरन होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि लाइक नेक्स्ट, टू वेल नोन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जिनका डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म भी हमारे बुक के अंदर है, जिनको भी देखेंगे। सबसे पहले हीमोग्लोबिन की तरफ आते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन की जैसे टोटल जो है 4 ग्लोबिन की चेन है, 2 अल्फा चेन है और 2 जो बीटा चेन है। ये जो बड़ी चेन आपको नजर आ रही है ये प्रोटीन की ग्लोबिन प्रोटीन है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। हर एक चेन की सेंटर के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसे हम कहते हैं हीम कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड हीम। और हीम के सेंटर में जैसे आयरन होता है, ये भी एक पोरफायरिन रिंग है जिसके अंदर पोरफायरिन पार्ट कहेगी, जिसके अंदर 4 जो है टेट्रापायरोल रिंग्स होती है, सेंटर में जैसे आयरन होता है, इनके सेंटर में जैसे आयरन होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। तो डिस्क्रिप्शन है कि इट कंटेन्स 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स ईच एसोसिएटेड विद द हीम एंड आयरन कंटेनिंग ग्रुप। आयरन कंटेनिंग ग्रुप, आयरन तो जस्ट Fe है, ठीक है। तो उसका जो पार्ट है जिसे ओवरऑल जैसे हीम कहते हैं, हीम और सेंटर में जैसे उसका आयरन है। जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ते हैं कि वहां पे भी जैसे पोरफायरिन रिंग, हेड के अंदर पोरफायरिन रिंग, उसके सेंटर में मैग्नीशियम Mg है और उसके इर्द गिर्द 4 टेट्रापायरोल रिंग बनती है। तो इसी तरह से ये सेंटर में जैसे फेरस आयरन, फेरस और आयरन combines loosely with oxygen. In this way oxygen is carried to the blood. At high oxygen concentration the pigment combines with oxygen, whereas at low oxygen concentration oxygen is quickly released. जैसे आपको पता है कि अल्व्यूलस, जैसे एक हर एक अल्व्यूलस के अंदर जो एयर होती है उस दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, और इसी तरह से जो इसके सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज है जिसमें ब्लड मौजूद है, तो इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पुअर है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पुअर है और अल्व्यूलस के अंदर ऑक्सीजन रिच है। तो ये ऑक्सीजन फौरन आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा उसके साथ आके बाइंड करेंगे, उसके साथ आके बाइंड करेंगे, देन ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स टिश्यूज। तो टिश्यू लेवल पे जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड है और टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, तो यकीनन देन जो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होके टिश्यूज के अंदर आ जाएगी, अलग हो जाएगी, रिलीज होके अलग हो जाएगी। इस तरह से जो हम मायोग्लोबिन को भी हम देखेंगे, हीमोग्लोबिन के बाद देन जो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मायो रेफर्स टू मसल। जहां भी बायोलॉजिकल साइंस में मायो लफ्ज इस्तेमाल होता है, मायो लफ्ज की मीनिंग होती है मसल। वेयर देयर इज मायो यू मीन मसल। मायो लफ्ज बायोलॉजिकल साइंस में जहां भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब है मसल।
जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन या प्रोटीन की चेन थी, तो यहाँ पे ओनली 1 पेप्टाइड चेन है। एंड दिस चेन इज एसोसिएटेड विद द आयरन कंटेनिंग रिंग। आयरन कंटेनिंग रिंग वही जैसे हीमोग्लोबिन में भी है, बट दिस आयरन कैन बाइंड ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एक ही आयरन, और इसी तरह से एक आयरन का मॉलिक्यूल होगा तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरिंग कैपेसिटी होगी। जैसे हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है या ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मायोग्लोबिन उससे कम 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। इट इज फाउंड इन स्केलेटल मसल्स। जैसे आपको पता है मायो रेफर्स टू मसल्स, तो कौन सी मसल्स है? स्केलेटल मसल्स के अंदर ये मायोग्लोबिन होता है। इस वजह से ब्लड का कलर जो होता है, बहुत सारे मीट का जो कलर जो रेड है, जिससे आमतौर पे जैसे बड़े जानवर होते हैं उनकी गोश्त को जैसे रेड मीट कहते हैं, रेड मीट भी वर्ड इसी वजह से आया है। स्केलेटल मसल एंड इज द मेन रीजन व्हाई द मीट अपीयर्स रेड। जो मीट जो रेड कलर का जो अपीयर होता है इस मायोग्लोबिन की वजह से होता है। सर्व एज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द मसल सेल। इसका मतलब ये हुआ कि यानी जैसे ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना इसका काम नहीं है, इनका काम है ऑक्सीजन को स्टोर करना। जब भी जरूरत पड़ेगी एरोबिक रेस्पिरेशन, खास तौर पे हमारी बॉडी के अंदर मसल्स ज्यादा वर्क करती हैं, तो मसल्स में बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि ये वर्क करें। और उसके बाद ही जैसे थोड़ी सी मसल्स में ये भी एबिलिटी होती है, दे कैन स्केलेटल मसल्स कि दे कैन रेस्पायर एनएरोबिकली, वो भी फिनोमेना है। बट उसके बावजूद भी नेचर ने एक और जिस तरह से जैसे हमें बैलेंस इस तरह से दिया है कि मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर होती है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज बिलो 20 millimeter of the mercury. In this way it stores oxygen in resting muscles, only releasing when the supply of oxyhemoglobin have exhausted. जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई होती है? 98%। जैसे आपको पता है 98% हमारे टिश्यूज को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जरिए होती है। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना करे तो उस वक्त क्या होगा? यकीनन मायोग्लोबिन स्केलेटल मसल्स में पड़ा है, वो ऑक्सीजन जैसे प्रोवाइड करता रहेगा, सप्लाई करता रहेगा। वेरी सिंपल सी पॉइंट्स है। इसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स भी जो मौजूद है टेबुलेटेड चार्ट के अंदर, हम इस टेबुलेटेड चार्ट को देखते हैं। टेबुलेटेड चार्ट को देखते हैं कि क्या फर्क है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। जैसे ये ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस है। जैसे ये मायोग्लोबिन है तो उसके अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसके अंदर एक ही जैसे ग्रुप है, और जैसे फेरस आयन भी मौजूद है हीम ग्रुप, और एक ही है जैसे, तो इस वजह से 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसी तरह से आप देखें 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, टोटल 4 चेन है। हर एक चेन के सेंटर के अंदर आपको पता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट हीम ग्रुप है, और उसके सेंटर में जैसे फेरस आयन, सेंटर में फेरस आयन है, सेंटर में फेरस आयन। तो हम इसके टेबुलेटेड चार्ट पे आते हैं कि टेबुलेटेड चार्ट जो एनटीपी बुक के अंदर है, ये बुक की थोड़ी सी तस्वीर है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 है और इसके अंदर ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ईच मॉलिक्यूल पोजेसेस 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स, हीम ग्रुप्स 4 हैं, तो इसमें ओनली 1 है, 1 आयरन कंटेनिंग ग्रुप है, जो अभी हमने स्ट्रक्चर वाइज देखा है। अगर 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स है तो इसमें ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। इसी तरह से इसमें ओनली 1 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। इसके बाद ये कहाँ पे पाया जाता है? जैसे यकीनन हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर पाया जाता है, और ये कहाँ पे? जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। इसी तरह से आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का जैसे काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO4, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन का जो लाइक जैसे मॉलिक्यूल है उसके अंदर जैसे अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, तो इसमें जैसे ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये जस्ट स्टोर, इसका इनका काम होता है स्टोर करना, ऑक्सीजन को स्टोर करना। It has less affinity with oxygen. It has more affinity with oxygen. यानी tightly binds. It tightly binds with oxygen और it binds loosely. तो इस वजह से हम इसे कहते हैं लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन, क्योंकि जिस वक्त भी ऑक्सीजन पुअर जो टिश्यूज होते हैं तो वहां पे ये डिसोसिएट हो जाता है, जल्दी एकदम डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं, टिश्यूज को कर देते हैं, क्योंकि इनका काम जो स्टोरेज का होता है। तो इस वजह से जो है ये टाइटली बाइंड, दे आर टाइटली बाइंड विद मसल्स।
तो जब भी जरूरत पड़ती है तो देन जो है यकीनन जैसे ये वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इट लूजेस ऑक्सीजन एट पार्शियल प्रेशर ऑफ 60 mmHg। ऐसी फिगर्स है याद करना बहुत जरूरी है, टोकन टाइप के सवाल होते हैं। और इसी तरह से इट लूजेस ऑक्सीजन एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 मिलीग्राम ऑफ मर्करी। ठीक है, ये दो फिगर्स हैं जिनको आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो ये हमारा चैप्टर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है खत्म हुआ। और उसके बाद डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स कभी जैसे आते हैं नहीं भी आते, बट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट में जीटी में हम भले इनको ना दें, इंक्लूड ना करें कभी। इसे इस वक्त जो आपकी जो नेक्स्ट जीटी है जो जीआईटी डिसऑर्डर है उसके सवाल हम नहीं रख रहे हैं। बाकी जो सेक्शन है वो आप सब याद करें, तो बट आप पढ़ना जरूरी है। और यासिर साहब, जेठान साहब एंड मुजीब रहमान साहब, आप अपने सेक्शन के अंदर ये जो आपने जो पीडीएफ तैयार किया है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो आप अपने स्टूडेंट्स को भेजें। ठीक है, भेज दें। बट अब हम जैसे हम डिसऑर्डर्स ऑफ एनटीबी के हवाले से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर है हम इनको डिस्कस करते हैं। एक डिसऑर्डर जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे आपको पता है शुरू में हमने पढ़ा था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और उसके बाद नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद जो फेरेंक्स तक जो पार्ट है इसे हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बट समटाइम्स इसे लैरिंक्स को भी इंक्लूड करते हैं, बट हमारे बुक के अंदर अप टू द फेरेंक्स है। फेरेंक्स पार्ट तक जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। देन फेरेंक्स के बाद जैसे जो लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, वो आगे जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के हवाले से एक है साइनोसाइटिस। जैसे अक्सर जो लफ्ज होते हैं जैसे आइटिस में जो एंड होते हैं, यकीनन ये ऐसे डिसऑर्डर्स के नेम जिसमें खास तौर पे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन इन फिनोमेना होता है। इनमें खास तौर पे स्वेलिंग और ये डिसऑर्डर को शो करते हैं। जैसे अगर आप देखें साइनोसाइटिस, तो पहली बात के साइनसेस हमें नोट करने चाहिए। साइनसेस कहते हैं किसे? जैसे ये साइनसेस जो होते हैं एक्चुअली फेशियल जो बोन्स हैं ये इसके अंदर जैसे और स्कल के रीजन के अंदर काफी सारे इसमें जैसे होल्स हैं, गैप्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं साइनस कहते हैं। ये साइनस जब इन्फ्लेम्ड हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो यकीनन जैसे और उनमें थिक पस जमा हो जाए, स्टोर हो जाए, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं साइनोसाइटिस। देन ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगा, वॉइस में भी डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है। तो ये चीजें होती है। जैसे एक फ्रंटल साइनस है, जैसे अगर हम देखें फ्रंटल साइनस है, एक एसोफेरॉइड साइनस है, ये डिफरेंट नेम्स है। इथमोइड साइनस है, ये स्कल की बोन से, इथमोइड भी स्कल की बोन है। ये जैसे सेप्टम में, नेजल सेप्टम में मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी जैसे आपको पता है अपर जा है जिसे मैक्सिला कहते हैं, तो ये मैक्सिलरी, मैंडिबल जैसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपको याद होगा इस तरह से। तो जब भी जैसे ये नॉर्मल है, जब साइनोसाइटिस होगी तो जैसे इन्फ्लेम्ड साइनस लाइनिंग होगी। जैसे ये फ्रंटल साइनस है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंटल साइनस ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, बट जब इन्फ्लेम्ड लाइनिंग होगी तो इसके अंदर जैसे ये देखिए इन्फ्लेमेशन की लाइनिंग, एक्सेस म्यूकस भी जमा हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे म्यूकस भी, थिक म्यूकस भी जमा हो जाती है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं साइनोसाइटिस कहते हैं। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। ये हेल्दी हेल्दी जो पार्ट है उसमें जैसे आप देखिए ना इन्फ्लेमेशन है ना म्यूकस है एक्सेस, बट जिसको साइनोसाइटिस होती है तो देन ये कंडीशंस हो जाती है। तो जैसे आपको पता है कि कोई भी जब डिजीज होती है तो हम उसकी एक डेफिनेशन, काज है, सिम्टम है, ट्रीटमेंट इफ अवेलेबल। जैसे डेफिनेशन क्या है? साइनोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल साइनसेस। नेजल रेफर्स टू नोज दैट मे बी एक्यूट। एक्यूट की मीनिंग होती है आपको पता है सडन। एक्यूट और सिम्टम लास्ट 2 to 8 वीक्स। और क्रॉनिक की मीनिंग होती है लॉन्ग लास्टिंग, काफी बड़े अरसे के लिए। जैसे आप लेमेंस लैंग्वेज में जैसे अगर हम समझे या पढ़े कि कभी कभार डॉक्टर साहिबान जो पूछते हैं कि बुखार आपको कब से है, बस रात ही बुखार आया है या 1-2 दिन हुए बुखार आया। बुखार कब से आ रहा है? 2 महीनों से मुसलसल हल्का बुखार रहता है, 2 महीनों से, तो दैट इज क्रॉनिक। कोई डिसऑर्डर है, डिजीज है, कंटिन्यूस चल रही है, और एक सडन होता है जिससे हम कहते हैं एक्यूट कहते हैं। तो इस तरह से लेमेंस तरीका है। acute that is the sudden, so symptoms last much longer. The sinuses are holes in the skull bones and the facial bones. ठीक है, sinuses जैसे उसकी मीनिंग ही होती है गैप, कैविटी और होल कहते हैं। उसकी लिटरेरी मीनिंग जैसे अगर हम
साइनस से ऐसे लफ्ज बायोलॉजिकल टर्म है, मेडिकल टर्म है, अगर इसको कॉमन वर्ड्स में हम जैसे इसको ट्रांसलेट करें तो वो लफ्ज काज क्या है, काज बाय कोल्ड या वेट क्लाइमेट। अक्सर जैसे लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद और आगे की रीजन, जब इसमें जैसे एक कोल्ड वेदर भी हो जाती है तो देन अक्सर लोगों को ये ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। या जैसे हमारे जैसे गर्म इलाके हैं तो खास तौर पे जब सर्दियों की मौसम होती है तो देन ऐसा एक जैसे हम आमतौर पे कहते हैं नाक बंद हो गया, तो ये नाक बंद हो गया। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट या ओवर क्राउडिंग, जैसे डेंटल इन्फेक्शन कभी कभार जो होते हैं उनकी वजह से भी वायरल इन्फेक्शन मेनी रीजंस हैं, आल्सो कॉज द साइनोसाइटिस। सिम्टम्स इसकी क्या होती है, जाहिर है जब साइनोसाइटिस से ऐसी कंडीशन होगी तो फीवर भी डेवलप हो सकता है। लीजल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन लफ्ज की मीनिंग होती है रुकावट, जैसे किसी भी चीज को जैसे ब्लॉक या रुकावट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन लफ्ज इस्तेमाल, मेडिकल साइंस में ऑब्स्ट्रक्शन लफ्ज है। रेस्पी वॉइस, जब कोई चीज जैसे जैसे साइनसेस पहले छोटे थे, जब वो म्यूकस से भर जाते हैं तो एक भारी भारी सा एक आवाज होता है, आवाज चेंज होता है, वो एक यकीनन एक निशानी होती है कि इस पर्सन को अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, कोई स्वेलिंग है, इन्फेक्शन हो गया। फर्स्ट लाइक नेजल डिस्चार्ज है, नेजल डिस्चार्ज की मीनिंग है नाक में मुसलसल एक थिक पानी सा बहता रहता है, तो उससे नेजल डिस्चार्ज। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, फेशियल पेन, हेडेक, ये सारी जो है एग्रीवेट बाय बेंडिंग ओवर, जैसे हेडेक इतना शदीद होगा जैसे जैसे सर के अंदर जब शदीद एक किस्म का दर्द होता है तो इस तरह की जो है पोजीशन होती है तो उसे हम कहते हैं एग्रीवेट बाय बेंडिंग ओवर। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स है, ये ड्रग्स वगैरह है। बिसाइड द फिजिशियन में आल्सो नेबुलाइजेशन, जैसे नेबुलाइजेशन की मीनिंग होती है जब ब्रीदिंग किसी पर्सन की डिफिकल्ट हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है तो आपको पता है कि नेबुलाइजर किया जाता है। देन उसके बाद जैसे एयर पैसेजवेज होते हैं, जहां कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होती है वो जैसे क्लियर हो जाता है, ब्रीदिंग नॉर्मल, यूजफुल इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस एंड नोज टू एक्सेलरेट रिकवरी। उसके बाद जैसे एक और डिसऑर्डर है जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं, और वर्ड पल्मोनरी रेफर्स टू लंग्स, और ये एक जैसे इन्फेक्टियस डिजीज है। इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब है कि इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरियम की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, ये एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगी तो अल्वियोलाई आगे जो बर्स्ट भी हो सकती है एंड रिप्लेस्ड बाय inelastic connective tissue. The cells of the lungs build a protective capsule around the bacilli and isolate them from the rest of the body. This tiny capsule is called as tubercle. इस वजह से टीबी जो शॉर्ट फॉर्म है, ट्यूबी जो ट्यूबरकिल से आया, जैसे ये बैक्टीरियम था और उसके बाद जो कैप्सूल बन गया है, और कैप्सूल टाइनी कैप्सूल की वजह से इसका नेम जो आया है ट्यूबरकिल आया। The tubercles can rupture and release bacteria that infect other parts of the lungs. उसके बाद जैसे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, तो ये कैप्सूल जैसे रप्चर हुआ तो न्यू बैक्टीरिया बनेगी और अदर पार्ट्स को जैसे लंग्स के वो डैमेज करते रहते हैं। काज क्या है, बैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम का नेम है। सिम्टम क्या होंगे, लो ग्रेड इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट फीवर की मीनिंग होती है कभी फीवर आता है, छोड़ भी जाता है, 1-2 दिन के बाद या थोड़े चंद घंटों के बाद फिर से दोबारा से बुखार आना, वक्फे से, तो उसे हम कहेंगे पीरियडिक और इंटरमीडिएट फीवर। यूजुअली इन द इवनिंग नाइट स्वेट्स, पसीना रात के वक्त आएगा, वेट लॉस, ये एसटीबी बुक के अंदर भी ऐसी पॉइंट्स मौजूद है। एनोरेक्सिया की मीनिंग होती है लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट की मीनिंग होती है डिजायर टू ईट, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी खाने की तलब या एहसास, वो भूख का एहसास खत्म हो जाए, ऐसे होता है। डिप्रेशन, वीकनेस, कफ विद स्प्यूटम, स्प्यूटम जैसे आमतौर पे बलगम जिसे कहते हैं, और बलगम की टेस्ट से पता चलता है कि इसमें टीबी का बैक्टीरियम है या नहीं है, स्प्यूटम। और इस तरह से ये होते रहते हैं। ट्रीटमेंट जैसे एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है इसकी मौजूद है, 9 मंथ्स की ट्रीटमेंट रेगुलरली लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट है, डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स DOTS शॉर्ट फॉर्म में। बहरहाल ये ट्यूबरकुलोसिस और टीबी है, उसमें जैसे टीबी की जो लंग्स है, जैसे शुरू में जैसे आप देखें थोड़े से बैक्टीरिया थे, तो अगर इन्फेक्शन आगे बढ़ता जाता है तो आगे जो अल्वियोलाई ये सारे रप्चर होते हैं,
ठीक है, तो ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर जैसे एसटीबी में मौजूद है, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है विच डेवलप ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए, जैसे आप सबको पता है कि कैंसर कोई इन्फेक्टियस डिजीज नहीं है, इट इज एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, नॉर्मली जो सेल साइकिल होता है, एक सेल में से दो सेल बनते हैं, माइटोटिक एक्टिविटीज होती रहती है। बट जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगी तो रिजल्ट क्या होगा कि एक सेल में मेनी सेल्स बन जाएंगे, एक सिंगल सेल में बहुत ही ज्यादा सेल्स बन जाते हैं। इस एबनॉर्मल सेल डिवीजन को, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कहते हैं कैंसर कहते हैं। और देन कैंसरस सेल क्या करेंगे, जो नॉर्मल दूसरे सेल्स होते हैं उनकी सबकी न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, और इस वजह से हम कहते हैं, जैसे हमारे एसटीबी बुक में इंटर क्लास में ये वेरी क्लियर लिखा हुआ है, न्यूट्रिटिव डेथ होता है, सेल्स का न्यूट्रिटिव डेथ होता है। बिकॉज एबनॉर्मली सेल्स की जो तादाद बढ़ जाएगी, वो बाकी जो सेल्स होगी उनकी न्यूट्रिशन ले जाएगी, इस वजह से न्यूट्रिटिव डेथ होता है। इंटर क्लास एसटीबी चैप्टर 7 के अंदर ये पॉइंट मौजूद। उसके बाद इसका मेन रीजन जैसे स्मोकिंग है, सिगरेट है, एक सिगरेट के अंदर 4000 से भी ज्यादा पॉइजनस केमिकल मौजूद होते हैं। तो स्मोकिंग तो मेन रीजन है जिसमें लंग कैंसर होती है। टोबैको स्मोक जिसमें कार्सिनोजेंस है, कार्सिनो लफ्ज जहां भी इस्तेमाल हो बायोलॉजिकल साइंस में, कार्सिनो, वेयर देयर इज कार्सिनो यू मीन कैंसर। जहां भी कार्सिनो लफ्ज होता है, यूज होता है, उसकी मीनिंग ही कैंसर है। जिन की मीनिंग है काजिंग, कैंसर काजिंग, यानी जो ये स्मोक है, टोबैको स्मोक है, ये कैंसर काजिंग है, कैंसर का सबब बनती है। और भी जैसे पॉइजनस केमिकल है जिसमें एब्सिटोस है, आर्सेनिक है, रेडिएशंस है, गामा एक्सरेज, और सन के अंदर या कंपाउंड इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्सिनोजेंस। यानी ये सारे रीजंस हैं जो कैंसर करा सकते हैं। सिम्टम्स में थिकनिंग एंड कैलसिंग, यानी ओवर ग्रोथ ऑफ द कैलस से कैलसिंग, कैलस जो होता है, कैलस लफ्ज है, जैसे एक थिकनिंग होती है उसे हम कहते हैं कैलस, कहते हैं कैलसिंग। लाइनिंग द ब्रोंकाई एंड देन देयर इज द लॉस ऑफ सीलिया। सीलिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी जैसे मौजूद है, जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप जो होती है उसमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, गोबलेट सेल्स भी मौजूद है, गोबलेट सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, प्लस में यहाँ भी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स भी है। यू नो वेरी वेल कि जो गोबलेट सेल्स या म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, और सीलिया की बीटिंग एक्शन की वजह से क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है बाहर चले जाते हैं। बट ये ऐसे केमिकल्स जो कार्सिनोजेनिक in नेचर होते हैं, ये गोबलेट सेल्स को भी डैमेज करते हैं, सीलिया को भी डैमेज करते हैं। देन क्या होगा, ये जो क्लींजिंग मैकेनिज्म है लंग्स को क्लियर रखने के, ये खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, जितने भी ऐसे केमिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सब सेटल डाउन हो जाते हैं, किसमें, लंग्स में हो जाते हैं। तो देन जो है ये जो थिकर एबनॉर्मल जो जैसे लाइनिंग बन जाती है, और देन रिजल्ट में एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है। तो इनका जो मेन रीजन है जो खास तौर पे सीलिया, दैट इज प्रिवेंट द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सिटिंग इन द लंग्स। तो लंग्स तक डस्ट है या ऐसे पार्टिकल को पहुंचने नहीं देती ये सीलिया और म्यूकस जो है। The tumor may grow until the bronchi is blocked, cutting off the supply of the air to the lungs। अगर जैसे आपको पता है कि लंग तो बहुत ही छोटी साइज है, चेस्ट के अंदर मौजूद है, अगर उनका एक बड़ा पोर्शन है वो ब्लॉक हो जाए, वहां तक एयर ना जाए या गैस एक्सचेंज ना हो, यकीनन कोई ऐसा पर्सन उसको जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यूज को नहीं मिलेगी, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है जो एटमॉस्फेयर में बाहर जाए वो भी फिनोमेना नहीं होगा। तो यकीनन जैसे गैस एक्सचेंज का फिनोमेना मुतासर हो जाता है अगर लंग्स के कुछ पोर्शन जो डैमेज होता है। ट्रीटमेंट में क्योर परहेज जो बेहतर है कि हम ऐसी चीजें ना करें, सिगरेट वगैरह। नीमोक्टोमी, एक्टोमी जैसे लफ्ज जो जहां भी लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग होती है रिमूव और कट, रिमूव और कट, कट करें, रिमूव करें, निकाल दें। नीमो रेफर्स टू लंग्स, अगर लंग का वो पोर्शन जिसके अंदर वो ट्यूमर या कैंसर है उसी पोर्शन को भी कभी कभार निकाल देते, बिकॉज जो कैंसर की जो इलाज है उसमें पहला इलाज कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी की मीनिंग होती है केमिकल्स के जरिए ट्रीट करना। जो कैंसरस सेल्स हैं जहां पे एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है उस सेल डिवीजन को स्टॉप करना है, कीमोथेरेपी। दूसरा तरीका होता है रेडियोथेरेपी।
रेडिएशन के जरिए ट्रीटमेंट करें, दैट इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। जब ये लेवल जैसे बढ़ जाती है कैंसर की, तो यकीनन किसी पर्सन की जो हयाती या जिंदगी जो डॉक्टर साहिबान बचाना उनका जो पहली प्रायोरिटी होती है, तो उस पार्ट को इवन कट भी कर लेते हैं ताकि ये जो है स्प्रेड ना हो, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में स्प्रेड ना हो। तो इस वजह से वो पार्ट, वो सेक्शन, वो लोब जो जहाँ पे कैंसर है उस पार्ट को ही कट कर देते हैं, जिससे हम कहेंगे नीमेक्टोमी। जैसे इक्टोमी लफ्ज की मीनिंग ये होती है जैसे रिमूव और कट करना, नीमो रेफर्स टू लंग्स, नीमो रेफर्स टू लंग्स। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ये ओवरऑल सिम्टम्स है हमारे यहाँ, काम की इतनी चीजें नहीं है, बट ये आप देख सकते हैं कि ये जो खास तौर पे ब्रांकस से स्टार्ट हुआ है, ये जैसे एबनॉर्मल सेल डिवीजन हुई है, तो ये लंग्स है। जैसे ये हेल्दी लंग है और ये यहाँ पे जैसे ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब नीमेकोटोमी जैसे करेंगे तो यकीनन जैसे इस ये पार्ट है, जैसे ये जो है कैंसर इन द लोअर राइट लोब ऑफ द लंग है, तो आप देखिए इसका जो ये पार्ट जो सेक्शन जो कट कर दिया आफ्टर लोबेक्टोमी। एक्टोमी लफ्ज की मीनिंग है कट है, लोब, लोब ऑफ द लंग इसको कट कर दिया, ये लोब जो है, तो इस तरह से भी होता है। ये भी लोब इसको रिमूव कर दिया, तो रिमूव किया जा सकता है। आखिरी जैसे एक एसटीबी बुक के हवाले से है, एसटीबी बुक के हवाले से एम्फाइसीमा एक जैसे कंडीशन है, एसटीबी बुक के अंदर आप आएंगे, एसटीबी सब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, उसमें एम्फाइसीमा है जिसमें अल्विलाई जैसे आप देखें रप्चर हो रहे हैं, अल्विलाई रप्चर हो रहे हैं, जैसे ये नॉर्मल आ रहे हेल्दी अल्विलाई, और जैसे ये नॉर्मल ब्रांक्यूल एंड अल्विलाई, और ये जो है एम्फाइसीमा वाले अल्विलाई, अल्विला अफेक्टेड बाय एम्फाइसीमा। उसके रिजल्ट में क्या होता है, जैसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। जैसे आपको पता है कि अक्सर जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, कहते हैं वो अच्छे चौकीदार होते हैं, सिगरेट स्मोकर अच्छे चौकीदार होते हैं। चौकीदार की मीनिंग है कि सारी रात जागते हैं, अलर्ट होते हैं, खांसी हो रही होती है, क्यों? वाई बिकॉज उनके यहाँ जितने छोटे छोटे एयर के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल है, तो उन्होंने अपनी जो सीलिया और म्यूकस की जो लाइनिंग थी, सीलिया की मैकेनिज्म थी, क्लींजिंग मैकेनिज्म थी, उन्होंने सिगरेट या इन केमिकल्स के जरिए खत्म कर दी। अब एयर के जरिए कोई भी ऐसा जो डस्ट पार्टिकल या कोई भी चीज जब अदर देन एयर दाखिल होती है, लंग्स तक पहुंचती है, तो यकीनन वहां भी एक तरह से इरिटेशन भी होती है और जोरदार कफिंग होती है। वो अपनी चॉइस से नहीं करते हैं, अपनी चॉइस से नहीं करते, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि अगर अदर देन एयर कोई भी चीज आती है तो जोरदार कफिंग होती है। कफिंग होने से क्या होता है, कफिंग रिफ्लेक्स भी एक फायदेमंद है कि वो चीज जो है कफ के जरिए, पावरफुल कफिंग के जरिए बाहर आ जाए। तो इस तरह से पावरफुल कफिंग के रिजल्ट में आगे चल के क्या होता है, अलविला जो रप्चर हो जाती है, बस्ट हो जाती है। फिर ऐसे पर्सन होते हैं ना जो चंद लफ्ज है कि बोलते हैं तो उसके बाद बोलते बोलते उनका सांस आकर में रुक जाता है, देन बहुत ही बड़ा डीप ब्रीथ लेते हैं और देन दोबारा से बोलना शुरू करते हैं। ये एम्फाइसीमा की निशानी होती है। जाहिर है जब ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं मिलेगी, खासतौर पे ब्रेन को, ब्रेन टिश्यूज को, तो देन ऐसा पर्सन जो स्लगिश हो जाता है, लेजी हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, ये ऐसी निशानियां होती है जैसे यकीनन एम्फाइसीमा की। आखिरी एस्मा, आखिरी डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं एस्मा कहते हैं, जैसे ये एस्मेटिक लंग्स है। जैसे आमतौर पे जैसे हम लेमेंस लैंग्वेज में इसे कहते हैं अस्थमा कहते हैं, बट इसका जो सही लफ्ज है एस्मा, प्रोनाउंसिएशन है एस्मा, 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 अस्थमा नहीं है। जैसे डॉक्टर कहे या हम कहें, हमारी अपनी मर्जी है जो कहे, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी है एस्मा। एस्मा में क्या होता है, जैसे आप देखें आखिरी हेडिंग आज के दिन के हवाले से, जैसे आप नॉर्मल लंग्स देखें, इनकी नॉर्मल लाइनिंग है, जो इनर लाइनिंग है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इसमें स्वेलिंग वगैरह नहीं है। एयर पैसेज वे है, जो एयर वे है जो बिल्कुल ओपन है और पास हो रही है। बट जिसमें अगर एक्सेसिव म्यूकस अंदर प्रोड्यूस हो जाए, तो आप देखें जब एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस हो जाए इन जैसे एयरवेज के अंदर, जैसे ये जैसे नॉर्मल है तो बड़ा स्पेस पड़ा है, ल्यूमन पड़ा है, एयर आ रही है, बट यहाँ पे जैसे देखिए एक्सेसिव म्यूकस होगी, स्वेलिंग लाइनिंग होगी, उसके बाद जैसे एयर के अंदर पास होना या बाहर आना निकलना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा, जिससे एक वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता रहता है एस्मा में। जो एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं, एक सीटी जैसा आवाज जैसे ब्रीदिंग इन और आउट करते हैं वैसे महसूस होता है, वो एस्मा होता है। बिकॉज इन जैसे इनका जो डायमीटर होता है वो नैरो हो जाता है, फिर एयर का पास होना मुश्किल हो जाता है। तो यकीनन इसके डिफरेंट रीजंस हैं, जैसे एक एलर्जीज भी होती है या एक हेरिटरी फैक्टर भी होता है, फैमिली टेंडेंसी भी होती है, उसकी वजह से भी है। तो इसके जो मल्टीपल रीजंस है। तो एनीवे
तो यहाँ तक जैसे हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट कल हम कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको पीडीएफ आई थिंक मिल गया होगा, पीडीएफ